हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम जानेंगे इनकम के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे जिन भाइयों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, आप पहले उन्हें देखेंगे, उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना, जो हमारी इनकम है वो हमारे खर्चे प्लस हमारी सेविंग से मिलकर बनती है। जैसे मान के चलो हमारी इनकम 100 है, हमने 80 रुपये खर्च कर दिए, तो हमारी सेविंग कितनी हुई 20 रुपये। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर ही बैठेगा। तो बस आपका यही छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:2 है। वह अपनी आय के कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है। तो क्वेश्चन में हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है। तो इनकम हमारी 5 हो गई और एक्सपेंडिचर हमारा 2 हो गया। तो 5 में से 2 खर्चा हो गया, तो हमारी सेविंग कितनी होगी 3। और हमसे पूछा क्या है सेविंग, तो सेविंग हमारी कितनी हुई है 3। तो 3 सेविंग कितने को ही हमारी इनकम है 5 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 20 बार कट जाएगा, 20 दिए 60%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा यही छोटा सा कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो भैया देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन में कहा क्या है कि 72% खर्च कर देती है। एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 72%। कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, तो इनकम हम 100 मान लेते हैं। जब 72 उसने खर्च कर दिया तो हमारी सेविंग कितनी रही 28%। तो इनकम में यहाँ पे 20% की वृद्धि हो गई और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। बचत हमारी ये हो गई, इसमें 15% की वृद्धि हो गई है। वृद्धि के लिए हमने प्लस का साइन लगाया, अगर कमी होती तो माइनस का साइन लगाते। तो 100 में 20% की वृद्धि हुई, तो 100 का 20% 20 होता है। अब 28 का 15% निकालेंगे। तो हमने क्या सीखा था, किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना हो तो एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये 2.8 हो जाएगा। 5% निकालना है तो इसका आधा हो जाएगा 1.4, तो जोड़ देंगे ना 2.4। तो 28 का 15% कितना हो गया 4.2। तो यहाँ पे हमारे पास बढ़ी हुई इनकम है और हमारी बढ़ी हुई बचत है। खर्च हमसे पूछा है कि कितनी परसेंट हमारे खर्च में वृद्धि हुई है। तो इनकम में से हम सेविंग घटा देंगे तो हमारा खर्च निकल आएगा। तो 20 में से 4.2 को घटाएंगे तो 15.8% आ जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 20 के बराबर आएगा। तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये हमसे पूछा है। तो 15.8% की वृद्धि हुई, कितने को हुई 72% पे। इसे सॉल्व कर लेंगे। 15.8/72% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो कट जाएगी हमारी। तो इस जीरो को हम यहीं पे लगा देते हैं। 4 से काट के देते हैं, 4 3 12, 4 9 36, 4 5 20, ये 18 बार कट जाएगा। अब 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 35 बचा, 18 एकम 18, 17 बचा, पॉइंट 170 बचा, 18 में 162 होते हैं। तो 21.9% हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इनकम का कितना परसेंट खर्च कर रहा है 80%। टोटल इनकम हमारी होती है 100 इक्वल 80 अगर खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी हुई हमारी 20 की। उसके बाद क्या कहा है कि आय में 12% की वृद्धि हुई है। जो हमारी आय है इसमें 12% की वृद्धि हुई है, तो 100 का 12% 12 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता होगा। 100 का 12% गुना 12 बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। और इसके बाद हमें दिया है बचत में 10% की कमी। तो बचत हमारी ये हो गई, इसमें 10% की कमी हो गई। 20 का 10% कैसे निकालेंगे, 20 गुना 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो 2 आ गया। तो कितनी परसेंट की कमी है 2 की। तो एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालेंगे, हमारी इनकम में से हम सेविंग को माइनस कर देंगे। तो 12 में से माइनस कर देंगे माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो खर्चा हमारा 14 हो गया। और खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये हमसे पूछा है। तो 14 की वृद्धि हुई कितने पे 80 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 से 5 बार कट जाएगा, 20 से 4 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा। तो 35/2 आ गया हमारा। इसे भाग देंगे 17.5% हो जाएगा। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। तो भैया देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनु अपनी आय का 68% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 9 से 3/8% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन कहा क्या है, आय का 68% खर्च कर देता है। तो खर्च कितना किया 68%। टोटल कितना होता है हमारा 100। 100 में से 68 अगर खर्च कर दिया तो सेविंग हमारी कितनी होगी 32। उसके बाद क्या कहा है, आय में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि हो गई। तो 100 का 20% क्या हो जाएगा 20। और उसके बाद क्या कहा है, बचत में 9 से ही 3/8 की वृद्धि हुई है। तो बचत में 9 से ही 3/8%। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 9 8 72, 72 और 3 75/8 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। 25 3 75, 25 चौका 100, तो ये हो गया 3/32। इतने की वृद्धि हुई। तो इससे सॉल्व करके हमारा 3/32 आया। तो 32 पे कितने की वृद्धि हुई 3 की।
तो बचत हमारी कितने की हुई 3 की। तो इनकम हमारी 20 है, बचत 3 हुई है, तो हमारा खर्चा कितना हुआ होगा 17। अब खर्च का परसेंट हमसे पूछा है, तो 17 बटे कितने में से हुआ है 68 में से इंटू 100। 17 से 4 बार कट जाएगा, 4 से 25 बार, तो 25% हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लर्क अपनी आय का 76% खर्च कर देता है यदि आय में 14% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये हमसे पूछा है। तो आय का 76% खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर 76%, इनकम होती है हमारी 100 में से 76 खर्च कर दिया, तो सेविंग हमारी कितनी होगी 24। अब इसके बाद क्या कहा है, आय में 14% की वृद्धि होगी, हमारी इनकम में 14% की वृद्धि होगी, तो 100 का 14% 14 हो गया। उसके बाद क्या कहा है, खर्च में 10% की वृद्धि, तो 76 का 10% हो गया 7.6%। तो इनकम हमारी 14 है, उसमें से खर्च हमने 7.6 कर दिया, तो हमारी सेविंग कितनी होगी 6.4। और इस बार हमसे सेविंग ही पूछिए, बचत ही हमसे पूछिए। तो 6.4 की जो बचत हुई है कितने को, ये 24 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पॉइंट से 0 कट जाएगी, 4 से कट जाएगा 16 बार, 4 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 8 बार, तो ये आ गया हमारा 80/3। इसे भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 6 18.666% हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या है, हर्षा अपनी आय का 45% खर्च कर देती है यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और वृद्धि के बाद बचत की राशि समान रहती है, तो उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आय का 45% उसने खर्च कर दिया, टोटल इनकम होती है हमारी 100, 45 अगर खर्च कर दिया तो सेविंग हमारी होगी 55, लेकिन वृद्धि के बाद भी बचत की राशि समान रहती है, तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 15% की। 100 का 15% 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा है, वृद्धि के बाद बचत की राशि समान रहती है, तो बचत की राशि हमें समान दे रखी है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। तो समान अगर आपको दे रखे तो जितनी हमारी बचत होगी वो हमारी माइनस हो जाएगी, तो 0 बचेगा यहाँ पे। तो सेविंग हमारी 0 की हो गई। तो इनकम हमारी अगर 15 है तो खर्च कितना हुआ होगा 15 प्लस 0। अब पूछा हमसे व्यय, खर्च हमारा पूछा है 15 हो गया बटे में 45, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से 3 बार कट जाएगा, तो 100/3 की वैल्यू क्या होती है 33.33%। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको बस यही चीज समझनी थी कि अगर समान दे दिया जाए तो वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, उसके बाद आपका वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या है, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाती है, व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो बचत 12,000 रुपए बढ़ जाती है। तो प्रारंभिक व्यय और बचत का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ जो हमें खर्च दे रखा है 44.44% दे रखा है, तो आपको याद हो तो 1/9 की परसेंट हो जाती है 11.11%, और 44.44 इसका 4 गुना है, तो ये हमारे परसेंट बन जाएगी 4/9%। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है, तो खर्च हमारा यहाँ पे 9 हो गया, और इनकम हमारी कब निकलती है, हमारे खर्चा और बचत को हम जब जोड़ते हैं, और इससे कितना अधिक हमारे यहाँ पे बचत है, तो 4 हमारे यहाँ पे बचत हो गई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी इनकम आ गई 13 यहाँ पे। तो 4/9 हमारी फ्रैक्शन थी, 9 हमारा खर्च था और 4 हमने उसमें जोड़ दिया जो हमारी बचत थी, तो इनकम हमारी 13 निकल गई यहाँ पे। उसके बाद क्या कहा है, आय में 60% की वृद्धि हो गई, तो आय हमारी ये 13 है, तो इसमें 60% की वृद्धि हुई, और व्यय में 70% की, खर्च में हमारे 70% की वृद्धि हुई। तो 13 का 60% हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 13 गुना 60/100, लेकिन जो हमारे नंबर है वो पॉइंट में आ जाएंगे, 7.8% बनेगा यहाँ पे। 13 6 78, 78 को 10 से भाग देंगे तो 7.8 आ जाएगा। तो इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, तो उसे आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर है हमारे रेशो में है, तो यहाँ हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 और 40 को जोड़ेंगे तो अब भी 130 है, तो हमारा रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर हमारे वही है अभी। लेकिन 130 का 60% निकालना आसान हो जाएगा, जैसे 130 गुना 60/100, तो 2 0 से 2 0 कर देंगे, हमारा 78 आ जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट का सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो 130 का 60% हो गया हमारा 78, ऐसे 90 का 70% हो जाएगा 63, 2 0 से 2 0 कर देंगे, 9 7 63, हमारी आय 78 है, 63 हमारा खर्चा हो गया, तो बचत कितनी हो गई हमारी 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 78 के बराबर आ जाएगी। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है जो हमारी बचत है वो 15 नहीं है 12,000 रुपये की हो गई है, तो इससे कितने गुना ज़्यादा हो गई, तो 15 8 120, 800 गुना ज़्यादा हो गई। अब हमसे पूछा क्या है, प्रारंभिक व्यय और बचत का अंतर, तो प्रारंभिक व्यय हमारा 90 हो गया और बचत हमारी 40 हो गई, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 50, तो ये भी 50 ना होकर 800 गुना ज़्यादा हो जाएगा, इक्वल टू 8 पंजे 40 और 3 0 आ जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया।
तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, पहले वाले क्वेश्चनों से अलग है क्वेश्चन थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, रमेश अपने मासिक वेतन से 26.2/3% बचाता है। खर्च 20% बढ़ जाने से वह प्रत्येक माह 4080 रुपये की बचत कर पाता है। उसका मासिक वेतन कितना है? तो क्वेश्चन में हमें यहाँ फ्रैक्शन दे रखी 26.2/3% वो बचाता है। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, हमने सीखा था इसको 20% में तोड़ लेंगे प्लस 6/2/3% में। तो 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5 प्लस 6/2/3 की फ्रैक्शन होगी 1/15। तो नीचे बेस हम इक्वल कर सकते हैं, तो दोनों का बेस इक्वल कर लेंगे। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस इक्वल हो गए तो बटे में तो हमारा 15 आ जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो गया। तो 26/2/3 की परसेंट आ गई 4/15। क्वेश्चन में क्या कहा है, रमेश अपने मासिक वेतन से 26/2/3% बचाता है। तो मासिक वेतन उसका हो गया 15, तो इनकम हो गई उसकी 15, बचाता है उसमें से कितना 4, तो सेविंग हो गई हमारी 4। तो इनकम अगर 15 है, सेविंग हमारी 4 है, तो खर्चा कितना हो गया होगा 11। अब ये उन क्वेश्चनों से अलग क्यों है ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकम में कोई ना तो वृद्धि दे रखी है ना कमी दे रखी है। तो यहाँ में खर्च दे रखा है 20% बढ़ जाने से प्रत्येक माह वो 4080 रुपये की बचत कर पाता है। तो इनकम हमारी यहाँ पे ना तो बढ़ी ना घटी, तो यहाँ पे इनकम हमारी सेम रहेगी। और खर्च में कितनी वृद्धि हुई है 20% की। तो कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए सबके 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको जोड़ेंगे, अब ये 150 के बराबर ही रहेगा। तो 110 का 20% हो जाएगा 22, दोनों जीरो कट जाएंगे, 100 से 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी है कि अगर हमारी इनकम बढ़ी नहीं है, सेम है, तो जो हमने खर्चा किया है एक्स्ट्रा उतने की हमें बचत करनी पड़ेगी। तो माइनस की 22 हो जाएगा यहाँ पे, तभी हमारी इनकम सेम रहेगी। तो बचत उसकी 40 थी, उसने 22 उसमें से माइनस हो गई, तो बचत हमारी कितनी बची यहाँ पे 18। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि हमारी बचत 18 नहीं है, 4080 रुपये बचा रहा वो हर मंथ, 4080। उसका मासिक वेतन हमसे पूछा है, मासिक वेतन के लिए 18 यहाँ बटे में हो जाएगा गुना, इनकम हमारी 150 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो 3 से काट देंगे 6 बार, 3 से काट देंगे 3 एकम 3, 3 3 9, 3 6 18 0, 2 से काट देंगे 3 बार, 2 6 12, 2 8 16 0, 3 से काट देंगे 50 बार कट जाएगा। तो 2 0 हो जाएंगे, 5 8 40, 5 से 4, 5 6 30 और 4 34, तो 34,000 रुपये हो गए। तो उसका मासिक वेतन हो गया 34,000 रुपये। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगी। तो कभी भी इनकम में ना आपको वृद्धि दी हो ना कमी दी हो, तो इनकम हमारी सेम रहेगी। तो जो हमारा खर्च या बचत में जो भी वृद्धि दी होगी उसका अपोजिट दूसरे में से हम माइनस कर देंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में कहा क्या है, एक की आय 35,600 रुपये प्रति माह है, वह अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि और व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत क्या है। हमारा यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो वह अपनी आय का 20% बचाता है, तो बचत करता है वो 20%। टोटल हमारी इनकम होती है 100, 20 अगर उसने बचाया तो खर्च कितना किया 80। उसके बाद क्या कहा है, उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो आय में कितनी वृद्धि होगी 25% की, और व्यय में 30% की वृद्धि होगी। खर्च कितना हो गया उसका 30% एक्स्ट्रा हो गया। तो मासिक बचत हमसे पूछिए, तो 100 का 25% 25 हो गया, 80 का 30% 24 हो गया। तो इनकम अगर हमारी 25 आ रही है और खर्च हमने 24 कर दिया, तो बचा हमारे पास 1। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि एक ही आय 35,600 है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हमें 35,600 दे रखी है, मतलब इस वैल्यू से 356 गुना ज्यादा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 100 से 356 गुना ज्यादा यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है। तो जो हमारी बचत होगी वो 356 गुना ज्यादा ही होगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों हमने जाना था कि मैथ में कंपैरिजन हम 3 टाइप से कर सकते हैं, फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशो से। तो इनकम के जो क्वेश्चन है इनमें भी जो कंपैरिजन होता है वो 3 टाइप से ही होता है। तो इनकम के क्वेश्चन 3 टाइप से आप देखेंगे, एक परसेंटेज बेस पे मिलेंगे, एक आपको रेशो के बेस पे मिलेंगे, एक फ्रैक्शन के बेस पे मिलेंगे। तो तीनों टाइप हम कवर करेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, अविनाश का मासिक वेतन रुपये 50,000 है, उसका मासिक व्यय 18,000 रुपये है। राधा का मासिक वेतन रुपये 60,000 है और उसका मासिक व्यय रुपये 24,000 है। राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात हमसे पूछा है, रेशो पूछा है हमसे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि अविनाश की जो इनकम है 50,000 रुपये है और वो खर्च कितना करता है 18,000 रुपये। तो 50,000 उसकी इनकम है, 18,000 वो खर्च कर देता है, तो उसके पास बचत कितनी होगी 32,000 रुपये की। तो अविनाश की बचत होगी 32,000 रुपये और राधा की इनकम दे रखी है ना 60,000 रुपये और वो खर्च करती है 24,000 रुपये। तो 60 में से अगर 24,000 खर्च कर देगी तो उसके पास बचे कितने 36,000 रुपये रेशियो। तो हमने इनकम में से खर्च को घटा दिया तो हमारी बचत आ गई। तो हमने दोनों की बचत यहाँ पे लिख दी है।
तो यहाँ से अनुपात पूछा है दोनों की बचत का, तो हमसे रेशो पूछा गया है। दोनों को कट कर लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कर देंगे, 4 से 8 बार कट जाएगा, 4 से 9 बार कट जाएगा, तो हमारा रेशो आ गया 9:8। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे छोटी सी चीज का और आपको ध्यान देना है कि राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात पूछा है। तो पहले हमने यहाँ पे राधा की बचत लिखी, फिर हमने अविनाश की। अगर अविनाश और राधा का रेशो पूछा जाता तो पहले हम अविनाश को लिख देते हैं। बस ये छोटी छोटी चीज आपको याद रखनी है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहा है, एक व्यक्ति की व्यय और बचत 4:3 है, तो उसके एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग का जो रेशो 4:3 है। जो उसकी सेविंग है उसकी इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है। इनकम जो हमारी समान रहती है, उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशो दे रखा है 4:3 दे रखा है। इनकम हमारी कैसे निकलती है, दोनों को हम जोड़ देते हैं, हमारी इनकम का रेशो आ जाएगा, यहाँ पे 7 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, जो हमारी सेविंग है वो इनकम के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। जो हमारी इनकम है उसका 1/5 हिस्सा हमारी सेविंग बढ़ जाती है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए सब में एक जीरो हम लगा लेंगे। 70 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया। इन दोनों को जोड़ के हमारा इसके बराबर ही आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, जो हमारी सेविंग है वो 1/5 बढ़ गई है, किसकी, हमारी इनकम की। तो इनकम हमारी यहाँ पे 70 है, 70 का 1/5 भाग क्या हो जाएगा, 5 से इसे काटेंगे 14 भाग, तो 14 आ जाएगा। तो पहले सेविंग 30 थी, 14 और बढ़ जाएगी, कितनी हो गई, 44। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि आय हमारी समान रहती है, जो इनकम है वो हमारी समान रहेगी, पहले के बराबर ही रहेगी। तो इनकम हमारी 70 हो गई, सेविंग हमारी 44 हो गई। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना बचा, 70 में से 44 घटा देंगे तो 26 बच जाएगा, यहाँ रेशियो आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, व्यय और बचत का नया अनुपात। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का नया रेशियो हमसे पूछा है। तो 2 से इसे काट देंगे 13 बार कट जाएगा, 2 से इसे काट देंगे 22 बार कट जाएगा। तो ये हमारा नया रेशियो हो गया, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, ये हमारी सेविंग हो गई। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा, एक व्यक्ति की व्यय और बचत 4:3 है, उसकी व्यय और उसकी बचत के 1/4 के बराबर बढ़ जाती है और आय 300 रुपए बढ़ जाती है, बचत समान रहती है, तो उसका प्रारंभिक व्यय कितना था। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है 4:3। तो एक्सपेंडिचर 4 हो गया, सेविंग हमारे 3 हो गई, इनकम का रेशियो हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए सब में एक जीरो लगा लेंगे। जो उसका एक्सपेंडिचर है उसकी बचत के 1/4, बचत उसकी 30 है, उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 30 का 1/4, 4 से इसे काटेंगे तो 7.5 बार कट जाएगा। तो एक्सपेंडिचर हमारी 7.5 बढ़ गया, तो 40 और 7 हो गया 47.5x। उसके बाद क्या कहा है कि आय हमारे 300 रुपये बढ़ जाती है, तो पहले 70 थी उसमें 300 रुपये और बढ़ गई, तो ये हो जाएगा 70x + 300। तो पहले x को सॉल्व कर लेंगे, इक्वल का साइन आ जाएगा। तो जो हमारी सेविंग है वो हमारी पहले के बराबर ही रहती है, प्लस 30x। तो ये 70x हो गया प्लस 300 इक्वल टू, इन्हें जोड़ेंगे तो 70.5x हो जाएगा। अब x वालों को एक साइड ले लेंगे, 70 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7.5x बचेगा, इधर हमारा 300 रह जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 7.5 यहाँ बटे में आ जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो 75 से इसे काटेंगे तो 40 बार कट जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 40। और हमसे पूछा क्या है, प्रारंभिक व्यय, स्टार्टिंग एक्सपेंडिचर हमसे पूछा है, तो 40x है, तो 40 गुना x की वैल्यू हमारी 40 आ गई है, तो 40 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 1600 रुपये। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है उसके साथ आप x की मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारे रुपए हैं वो हमारे नॉर्मल रह जाएंगे। इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्वेश्चन में हमारी गड़बड़ नहीं होगी। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि 1/4 जो किस नंबर में से किस में बढ़ा है, तो वो सेविंग का 1/4 था, तो 30 का 1/4 7.5 हो गया, और वो बड़ा किस में है, एक्सपेंडिचर में, तो 40 से वो 47.5 हो गया। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या है, आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है, उनका वार्षिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में ₹10,000 की बचत करता है तो भरत की वार्षिक आय क्या होगी। तो पहले इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बेसिक मेथड से, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें इनकम का रेशियो दे रखा है दोनों का, आनंद हो गया, दूसरा भरत हो गया। तो इनकम का रेशियो हो गया 3:5, 3/5 हो गया, और वर्ष के अंत में वो 10,000 रुपये दोनों बचाते हैं। तो आप देखेंगे जो हमारी इनकम दे रखी है रेशियो में दे रखी है, रुपए यहाँ पे हमें रुपए में दे रखे हैं। तो इनकम के हमें रुपए नहीं पता तो इसको हम x मान लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई x से कर लेंगे। और सेविंग कितने करते हैं, 10,000 रुपये दोनों, तो दोनों में से 10,000 रुपये माइनस कर देंगे। और उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बन जाता है, 1:3, 1/3 हो। तो वार्षिक व्यय हमारा दे रखा 1:3, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इसे सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा
तो इक्वल टू का साइन होता है, तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। नीचे वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, ऊपर वाले की नीचे वाले से। तो 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 30,000 इक्वल टू, इस नीचे वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उधर चला जाएगा 5x माइनस 10,000। इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 9x में से 5x जाएगा तो 4x बचेगा इक्वल टू, ये माइनस का 30,000 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 10,000 है तो प्लस का 20,000 यहाँ पे बचेगा। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 4 ये बटे में आ जाएगा, 4 से इसे काटेंगे तो 5,000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5,000 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन पूछा क्या है, भरत की वार्षिक आय क्या है। तो आनंद की आय हमारे पास 3x है और भरत की आय 5x है। तो 5x की वैल्यू हमसे पूछिए, तो हमसे इनकम पूछिए भरत की। अगर हमसे इनकम पूछी होती अमन की तो हम ऊपर वाला लेते, एक्सपेंडिचर पूछा होता तो हम ये वाला लेते, अमन का एक्सपेंडिचर पूछा तो ये वाली संख्या लेते। तो 5 इंटू एक्स की जगह हमारा 5,000 हो गया, तो 25,000 हमारा आंसर हो गया। तो भरत की वार्षिक आय होगी 25,000 रुपये। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ये था हमारा बेसिक मेथड, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल इस टाइप से आपको नहीं करना। तो अब समझते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। हमारे पास कैंडिडेट है आनंद और भरत। आनंद हो गया, ये भरत हो गया। तो इनकम का रेशो हमें दे रखा है, यहाँ पे इनकम हो गई, यहाँ पे 3 हो गया, इसका रेशो 5 दे रखा है। इसके बाद हमें एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है, एक्सपेंडिचर 1:3। और उसके बाद हमें सेविंग दे रखी है दोनों की 10-10 हज़ार रुपये। ये आपको समझाने के लिए, लेकिन आप ऐसे भी बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इस वाले की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस वाले की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 3 9 हो गया, 5 1 5 हो गया, 9 में से 5 जाएगा तो 4x हो गया। आपको ये नहीं देखना कि ये वाला बड़ा है ये वाला बड़ा है, कोई सा भी बड़ा हो सकता है, उसमें से माइनस कर देंगे छोटे वाले को। इसके बाद हमारा यहाँ पे काम खत्म। अब फिर से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से 10,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, 1 से 10,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 रहेगा। फिर इनका डिफरेंस कर देंगे, 30,000 में से 10,000 जाएगा तो 20,000 रह जाएगा इक्वल टू 20,000। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 बटे में आ जाएगा, 4 से इसे काटेंगे तो 5,000 आ जाएगा। तो बिना पेन चलाए आप यहीं पे कैलकुलेट कर सकते थे। 3 और 5 का रेशो लेते, 1 और 3 का रेशो लेते, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, 5 1 5, 9 में से 5 गया तो 4x बचा। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते 1 और 3 की 10-10 हज़ार से, फिर बड़े में से छोटा घटा देते, उसको इक्वल टू में रख देते हैं, फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद हमसे पूछिए भरत की इनकम। तो भरत की 5 इनकम है, इसके साथ हम 5,000 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमसे एक्सपेंडिचर भी पूछा जा सकता था, उसकी मल्टीप्लाई हम 5 से कर देते। तो ऐसे मात्र 5 से 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते थे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, ए और बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, उनकी मासिक बचत 14:19 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति माह के अंत में रुपये 1200 का खर्च करता है तो ए और बी के मासिक आय का अंतर कितना है। तो पहले इसको बेसिक्स करते हैं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो कैंडिडेट हमारे पास हो गए ए और बी। तो इनकम का रेशो हो गया हमारा 4/5। तो इनकम का रेशो है तो इसके साथ x मल्टीप्लाई कर लेंगे, और वहाँ के अंत में कितने रुपए खर्च करता है 1200, तो माइनस का 1200 हो जाएगा। दोनों ने इतने खर्च किए तो दोनों में से 1200 माइनस हो जाएगा। और उसके बाद जो उनकी मासिक बचत है वो कितनी है 14:19, तो 14/19 हो जाएगा। इसके बाद हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 19 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 76x माइनस 12 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 108, 10 बचेगा, 12 कम 12 और 10 22, 2 जीरो हो जाएंगे इक्वल टू 14 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70x माइनस 12 चौके 48, हासिल 4, 12 और 4 16, 2 जीरो आ जाएंगे। इसके बाद x वालों को एक साइड लेंगे, ये 70 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 76 में से 70x जाएगा तो 6x बचेगा इक्वल टू ये 22,800 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है। तो 800 में से 800 गए तो 0 बचेंगे 3, और 22 में से 16 जाएगा तो 6 बचेगा। x की वैल्यू चाहिए तो 6 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, 6 से इसे काटेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1000 रुपये। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, a और b की मासिक आय का अंतर। तो a की मासिक आय 4x हो गई, b की मासिक आय 5x हो गई, इनका अंतर कितना हो गया 1x। तो 1x की वैल्यू हमसे पूछिए, तो x की वैल्यू 1000 है, 1 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं इसकी। कैंडिडेट हमारे पास हो गए ए और बी। इनकम का रेशो हमारा दे रखा है 4:5।
उसके बाद सेविंग का हमारा रेशो दे रखा है 14:19। उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, दोनों का 1200 रुपये। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। 19 चौकी 76 हो गया, 14 पंजे 70 हो गया, तो 76 में से 70 जाएगा तो 6x बचेगा इक्वल टू, अब इसे हटाते हैं, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 19 से 1200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,800 आएगा, और 14 से 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,800 आएगा। इनको माइनस करेंगे तो 6,000 हो जाएगा। ये हमारा 6x है इक्वल टू, x की वैल्यू चाहिए तो बटे में 6 आ जाएगा, 6 से इसे काटेंगे तो 1000 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। और पूछा क्या हमसे, दोनों की इनकम का डिफरेंस। तो इसकी इनकम 4 है, इसकी इनकम 5 है, दोनों का डिफरेंस 1 हो गया। एक x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू 1000 है, तो 1000 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझाने के लिए है, लेकिन एग्जाम आप बिना पेन उठाए इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर मात्र 5 से 10 सेकंड में आप आंसर लगाएंगे। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, ए और बी की मासिक आय का रेशो है 4:5 और मासिक व्यय का रेशो दे रखा 3:8। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। तो क्वेश्चन में हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है, उसका रेशो हमें दे रखा है 3:8। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। इसमें प्लस करते हैं हम सेविंग इक्वल टू, तो हमारी इनकम निकल के आती है, और इनकम का रेशो हमारा दे रखा है 4:5। तो पहले क्वेश्चन में क्या था, अगर हमारे यहाँ पे व्यय दे रखा है तो हम जो सेविंग थी वो रुपयों में हमें दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया। तो इसको इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो सेविंग हमें यहाँ नहीं पता और सेविंग हमसे पूछी है, लेकिन हिंट यहाँ पे क्या दिया है हमें, यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है। जो ए की आय है, ए की आय है 4, बी का व्यय है 8। उसने कहा है कि ये दोनों बराबर है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ 8 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों बराबर नहीं है। ये 8 है तो इसको भी 8 हम बना लेंगे, तो इसको 8 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इधर 2 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी करनी पड़ेगी। अब आप देखेंगे तो ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 10 हो गया। अब आप देखेंगे तो ए की इनकम और बी का व्यय दोनों हो गए बराबर हमारे। सेविंग हम कैसे निकालते हैं, इनकम में से हम खर्चे को घटा देंगे, तो 8 में से 3 गया तो यहाँ पे खर्चा आ गया हमारा 5, और 10 में से 8 घटाएंगे 2, तो इनका रेशो आ गया 5:2। और यही रेशो हमसे पूछा है, सेविंग ही हमसे पूछी है, तो 5:2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। बस चीज़ों को आसान तरीके से हमें समझना, फिर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो भाइयों एक और नया कॉन्सेप्ट आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीर्ष में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, ए और बी की मासिक आय का जो रेशो है 4:3 है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है, और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। उसके व्यय का अंतर 4500 रुपए है। तो बी की आय हमसे यहाँ पे पूछी है। तो इस क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें इनकम का रेशो दे रखा है 4:3। ये ए का रेशो हो गया, ये बी का रेशो हो गया। उसके बाद हमें एक्सपेंडिचर बोलना है। तो ए का एक्सपेंडिचर क्या हो गया, उसकी ही इनकम का 5/12 है। तो हमने अभी तक क्वेश्चन से क्या सीखा, अगर हमें रेशो में नंबर दे रखा है तो जो हमारे रेशो की वैल्यू होती है उसके साथ हम एक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे हमारी यूनिट आराम से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे रेशो है और ये हमारे रुपए हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन नहीं गड़बड़ाती, बिल्कुल सही हमारा आंसर आता है। तो ए का एक्सपेंडिचर क्या है, उसकी इनकम का 5/12 है, तो 4/x गुना 5/12, ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया रेशो। और बी का व्यय कितना है, उसकी आय का 7/15 है, तो बी की आय कितनी होगी 3x इंटू उसका 7/15 है। तो 4 से इसे काट देंगे 3 बार कट जाएगा, 3 से इसे काट देंगे 5 बार कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 5x/3, और ये हो गया हमारा 7x/5। तो यहाँ से सेविंग वगैरह कुछ नहीं पूछा है। यहाँ क्वेश्चन क्या कहा है, उसके व्यय का अंतर ₹4500 है। तो ये ए का व्यय हो गया, ये बी का व्यय हो गया, इनका अंतर हमें कितना दे रखा है 4500 रुपये। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हम मोड़ लगा लेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि यहाँ से जो नंबर निकलेगा वो पॉजिटिव की संख्या हो जाएगी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, बटे में हमारा 15 आ जाएगा, 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25x, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x, तो 25x में से 21x जाएगा तो 4x बचेगा इक्वल टू 4500। ये 15 यहाँ से जाके उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। x की वैल्यू चाहिए तो ये 4 बटे में आ जाएगा, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, 1125 बार कर जाएगा। तो x की हमारी वैल्यू आ गई 1125, और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे b की इनकम पूछी है, तो b की इनकम कितनी होगी 3x, तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई है, और 3x की वैल्यू चाहिए तो इंटू में 3 और आ जाएगा,
अब इन सब के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप इसकी कैलकुलेशन में टाइम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि नंबर का सम 3 से भाग होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट में कोई भी नंबर हमारा नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी जो भी नंबर वो 3 से पूरा भाग होगा। तो चेक कर लेते हैं, 4 9 13 और 6 19 और 2 21 और 5 26, 26 3 से भाग नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4 8 12 और 6 18 और 2 20 और 5 25 भी 3 से भाग नहीं होगा। 5 और 1 6 और 6 12 और 2 14 और 5 19 भी 3 से भाग नहीं होगा। 5 और 6 11 और 2 13 और 5 18, ये 3 से भाग हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बिना इसकी मल्टीप्लाई करे भी इसका आंसर आप निकाल सकते थे, लेकिन चीज़ों को ऐसे आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में। लेकिन एग्जाम में आप तभी ऐसा सोच पाएंगे जब यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। तो अब देखते हैं इसका दूसरा मेथड। तो अभी तक हमारी जो कैलकुलेशन थी, 4 की मल्टीप्लाई में 5/12 था, तो ऊपर के 4 से नीचे का 12 हमारा कट गया, तो आंसर हमारा आसानी से आ गया। और 3 की मल्टीप्लाई में 7/15 था, 3 से हमारा 15 कट गया, तो वो भी हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे नंबर आ जाए कि आपस में ना कटे, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी। तो उसके लिए आपका ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। आपको इनकम का रेशो दे रखा है 4:3। तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी तक जो क्वेश्चन थे बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन नंबर हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखे हैं। और हमने क्या सीखा था कि या तो नंबर हमको परसेंटेज में मिलेंगे, या फ्रैक्शन में मिलेंगे, या रेशो में मिलेंगे। इनकम के इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो फ्रैक्शन हमें क्या दे रखी है, 5/12 और 7/15। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हमारी फ्रैक्शन है उसका जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी हर है, उन नंबरों को आप लेंगे और उनका एलसीएम हम निकाल लेंगे। तो 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60। अब जो भी एलसीएम आएगा उनकी इनकम में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 की यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी इनकम निकल के आ गई दोनों की। तो 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ गया। ए की इनकम आ गई 240 और बी की इनकम आ गई 180। अब हमारे नंबर ऐसे आ गए कि आपस में आसानी से कट जाएंगे। अब क्या कहा है कि एक अब उसकी आय का 5/12 है, तो ए की आय हमारी 240, उसका 5/12 निकालना आसान हो जाएगा। और बी का व्यय कैसे निकलेगा, उसकी इनकम है 180, 180 का 7/15। तो अब ये हमारे नंबर ऐसे हैं कि आसानी से कट जाएंगे। ये 20 बार कट जाएगा, 20 पंजे 100 हो गया। 15 से ये कट जाएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 12 सत्ते 84, ये 84 आ गया। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा उनके हम रेशो में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी इनकम आ जाएगी। तो दोनों का एक्सपेंडिचर निकल के आ गया, यहाँ पे 100 हो गया, इसका एक्सपेंडिचर 84 हो गया। उसके बाद क्या कहा है, उनके व्यय का अंतर हमें 4500 रुपये दे रखा है। 4500 रुपये हमें दे रखा है उनका व्यय एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पे उनका एक्सपेंडिचर आ रहा है 100 में से अगर इसे घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे पूछा है बी की आय, बी की इनकम हमसे पूछी है। तो बी की इनकम हमारी यहाँ पे 180 है, तो इंटू में 180 कर देंगे। तो 4 से इसे काट देंगे 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 1125 बार। 4 से इसे काट देंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 45 में 15 दिया 45 होते, तो 3 आ रहा है। तो 3 से हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे, या फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई से थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन और आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको चीज़ों को ऐसे आसानी से ही सोचना पड़ेगा। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सीजीएल मेंस में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे नंबर हमें फ्रैक्शन में यहाँ पे दे रखे हैं। देखने में बहुत डरावना लग रहा होगा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जामिनर शब्दों से खेल रहा है हमारे साथ। तो हमको पता है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलकर हमारा क्या बनता है, इनकम। और कैंडिडेट हमारे पास यहाँ पे ए और बी है, ए यहाँ पे बी हो गया। तो यहाँ पे हमें दिया था है ए की इनकम ऑफ ए इक्वल टू कितना दिया है, 2/3 इनकम ऑफ बी के। तो हमें इनकम ए और बी की अगर चाहिए, तो यहाँ पे अगर ये इनकम ऑफ बी यहाँ पे बटे में आ जाएगी, तो ए की इनकम हो गई 2 और बी की इनकम हो गई 3 इक्वल टू 2:3। इसके बाद क्या कहा है, ए का एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल टू 3/4 एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ए का एक्सपेंडिचर 3 हो गया, बी का एक्सपेंडिचर 4 हो गया, 3:4। इसके बाद क्या कहा है, यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, तो यहाँ पे हम अलग अलग यूनिट दे रखी है, या तो हम इसको x मान लें या इसको। ये हमने मान चलो x मान लिया, तो ये भी x हो गया। ये x है तो इसे हम y मान लेते हैं, ये y हो गया, ये 4y। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है हमसे, b की आय, तो b की आय हो गई 3x का 1/3, 1/3 किसके बराबर है, a के व्यय के बराबर। a का व्यय कितना है, 3y, इसके बराबर है 3y के बराबर। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो x इक्वल टू 3y आ गया हमारा। ये y यहाँ से बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बटे में हम 1 मान सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी 3 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहाँ पे x है वहाँ से 3 की मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3
और ये हो जाएगा 3 गुना 3। वाई की जगह हम 1 रख देंगे तो 3 से 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आ जाएगा, 4 से 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 2 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और 3 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो ये हमारा 6:9 हो जाएगा। अब इनकम का रेशो हमारा 6:9 हो गया, एक्सपेंडिचर का रेशो 3:4 हो गया। अब ये यूनिट हमारी बराबर होगी। अब हमारा सेविंग निकालना आसान हो जाएगा। 6 में से 3 गया तो ये सेविंग आ जाएगी इसकी 3, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 3:5 इसकी सेविंग आ गई, और सेविंग ही हमसे पूछी है, तो 3:5 से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है। कॉन्सेप्ट हमारा यही काम करेगा। तो भाइयों ये क्वेश्चन और बिल्कुल इसी टाइप का, लेकिन आपको देखने में थोड़ा डरावना लग रहा होगा। कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर ने सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, क्वेश्चन सेम वही है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। ए की आय बी की आय का अनुपात 4:3 है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। वर्तमान वर्ष में कुल आय 24.12 लाख है। तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात करें। जो हमारा ए कैंडिडेट है उसके ही 2 रेशो दे रखे, और जो बी कैंडिडेट है उसके 2 रेशो दे रखे हैं, एक साथ है। तो दोनों कैंडिडेट की पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात एक साथ दे रखा है। तो कैंडिडेट हमारे पास कौन कौन से हैं, ए और बी। इनकम का रेशो दे रखा 4:3। तो कभी भी हमको इनकम का रेशो दिया होता है तो उसके साथ हम एक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 4x हो गया, ये 3x हो गया। तो जो ये हमें रेशो दे रखा है प्रीवियस ईयर का रेशो दे रखा है। तो इसके बाद क्या कहा है, जो व्यक्तिगत आय है वो 3 से 4 हो गई। तो ए की जो इनकम थी वो 3 से 4 हो गई, पहले 3 थी अब 4 हो गई। ऐसे ही बी की जो इनकम थी वो 5 से 6 हो गई। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जैसे आपकी इनकम 3 थी, अब इनकम 6 हो गई, तो कितने गुना ज़्यादा हो गई, 2 गुना। तो हमें कैसे पता लगा, हमने क्या किया, जो बाद वाला नंबर है उसको हमने ऊपर रखा और जो पहले वाला नंबर है उसे नीचे रखा, इससे इसे भाग कर दिया तो 2 हमारा आंसर आ गया। तो बस यही केस यहाँ पे भी काम करेगा। तो यहाँ पे इनकम 3 से 4 हुई है, तो हम क्या करते हैं, जो बाद वाला नंबर है उसे ऊपर लिखते हैं और जो पहले वाला नंबर है उसे नीचे लिखते हैं। ऐसे ही इसे कर लेंगे, बाद वाले नंबर को ऊपर लिख लेंगे और पहले वाले नंबर को नीचे लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, जो हमें रेशो दे रखे थे उनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लिया, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को निकाला था। अब सेम वही प्रोसेस हम क्वेश्चन को निकालेंगे। तो प्रेजेंट ईयर का जो हमारा रेशियो है, अपनी खुद की इनकम का 4x का कितना था, 4/3 रेशियो। ऐसे ही बी की खुद की इनकम का 3x का 6/5 हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 16x/3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 18x/5 हो जाएगा। तो हमारे पास प्रीवियस ईयर का इनकम का रेशो है और हमारे प्रेजेंट ईयर का रेशो भी हमारे पास। उसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन में कि वर्तमान वर्ष में कुल आय 24.12 लाख है। तो वर्तमान में जो हमारा आय का योग दे रखा है वो 24.12 लाख दे रखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 24.12 लाख। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, नीचे हमारा 15 आ जाएगा, 5 के 15, 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 134 हो गया। x इक्वल टू 24.12 लाख। पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। इस 15 को यहाँ से हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। x की वैल्यू चाहिए 134, यहाँ नीचे बटे में आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 से कर जाएगा 3 बार, 5 से कर जाएगा 20 बार, 134 से ये कर जाएगा 18 बार, 2 से कर जाएगा 9 बार, 2 से कर जाएगा 10 बार। तो ये आ गया x इक्वल टू 27/10। ये 10 नीचे से हटाएंगे तो 2.7 हमारा हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2.7। लेकिन पूछा क्या है, पिछले वर्ष में a की आय और वर्तमान वर्ष में b की आय का योग हमें बताना है। तो पिछले वर्ष में जो a की इनकम थी वो 4 थी और प्रेजेंट ईयर में जो b की आय है वो 18x/5 है। तो दोनों का योग हमें बताना है। तो 4x प्लस 18x/5 हमसे पूछा है। तो 5 और 20 और 18 38x/5। x की वैल्यू हमारी आई कितनी है, 2.7। तो मल्टीप्लाई में 2.7 हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए बटे में 10 कर देंगे। 2 से कट जाएगा 19 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। 19 और 27 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, नीचे हमारा 25 है। अब चाहो तो आप 19 और 27 की कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा आपका। तो उसको हम कैसे आसान बना सकते हैं, 19 की जगह 20 से 27 की मल्टीप्लाई करिए। तो 20 से 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा। तो ये 20 से कितना कम है, 1 कम है। तो जितनी बार कम है उतनी बार ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 27 इसमें से माइनस कर देंगे, 513 आ गया। अगर मान के चलो यहाँ पे 18 होता तो 20 से 2 कम था,
तो 27 दूनी 54 हम माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे 17 होता तो 27 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 81 इसमें से माइनस करते तो हमारी गुना बिल्कुल सही आती। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम सेकंडों में, इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया हमारा 513 बटे में 25 हो गया। 25 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50, 13 बचा, 13 भाग नहीं जाएगा तो आ जाने की 0.130 को 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, तो 20.52 लाख हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, पहले की तरह है, बस में फ्रैक्शन की जगह यहाँ पे दो रेशो दे दिए हर पर्सन बंदेगे। तो कैंडिडेट हमारे पास ए और बी ही है। तो प्रीवियस ईयर की इनकम का जो रेशो दे रखा है 4:3 दे रखा है। इनकम के साथ हम एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। प्रेजेंट ईयर का जो रेशो दे रखा है जो अपनी खुद की इनकम का 4/3, 3 से इनकम 4 होगी तो ऊपर हम 4 लिखेंगे, नीचे 3 लिखेंगे, तो वही 4/3 है। यहाँ पे बी की खुद की इनकम है 3x, इनकम कितनी बड़ी 5 से 6, तो फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, ऊपर 6 लिखेंगे नीचे 5 लिखेंगे, उससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद क्या कहा है, जो हमारी वर्तमान आय है, जो वर्तमान आय है उसमें कुल आय जो हमारी दे रखी है 24.12 लाख दे रखी है। दोनों को ऐड करके जो इनकम दे रखी है 24.12 लाख दे रखी है। तो इसे हमने सॉल्व कर लिया, हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब उसके बाद क्या कहा है कि जो पिछले वर्ष में ए की इनकम थी और वर्तमान में बी की इनकम है, दोनों का योग हमसे पूछा था। तो पिछले वर्ष की जो इनकम थी 4x थी और प्रेजेंट ईयर की जो बी की इनकम है 18x/5 है। दोनों को हमने जोड़ लिया, x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो भाई एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, ये भी सीजीएल मेंस में आया हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में इनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 थे। यदि 2021 में ए और बी की आय 7,56,000 रुपए थी तो बी की आय 2021 में कितनी थी। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो कैंडिडेट हमारे पास यहाँ पे ए और बी, तो इनकम का रेशो दे रखा है 5:4। ये इनकम है 2020 की। ए की इनकम अब 4 से 5 हो गई है, बी की इनकम 2 से 3 हो गई है। तो 2021 में अब इनकी इनकम का रेशो क्या हो जाएगा, 2021 इक्वल तो ए की इनकम है 5 गुना और इनकम 4 से 5 हो जाएगी तो 5/4 हो जाएगी रेशो। बी की इनकम है 4 गुना 2 से 3 हो जाएगी तो 3/2। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे नंबर हैं यहाँ पूरे नहीं कटेंगे। तो इसके लिए हमने क्या सीखा था, जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं, जो हमारे हर होते हैं, उनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा। जो हमारा एलसीएम आएगा उसको हम इनकम में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारी इनकम यहाँ पे 20 हो गई तो 5 की जगह यहाँ पे हम 20 कर देंगे। यहाँ पे 4 की जगह 16 हो जाएगी। तो 4 से इसे काटेंगे 5 बार कट जाएगी तो 5 पंजे 25 हो गई। 2 से इसे काटेंगे 8 बार कट जाएगा, 8 दिया 24 हो गई। तो दोनों की इनकम यहाँ पे निकल के आ गई। तो इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2021 में ए और बी की आय 7,56,000 थी। तो 2021 में दोनों का योग हमें 7,56,000 दे रखा है। तो इन दोनों को अगर योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 7,56,000। तो ये हमारी 2020 की इनकम हो गई, ये हमारी 2021 की इनकम हो गई। पूछा है हमसे बी की आय 2021 में, तो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालते थे, जो हमारी टोटल वैल्यू होती थी 7,56,000 बटे इन दोनों का टोटल हो जाएगा 49। तो इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, बी की आय 2021 की। ये हमारी 2020 की इनकम हो गई, ये हमारी 2021 की इनकम हो गई। तो इसकी हमें वैल्यू चाहिए, तो इन 2 में 24 हो जाएगा। तो 49 से इसे काटेंगे, एक बार कट जाएगा, 21 बचेगा, 215 रह जाएंगे। 49 चौके 196, 4 बढ़ जाएगा, 19 बचेगा, फिर 6 उतार लेंगे, फिर 4 बढ़ जाएगा और ये 2 जीरो आ जाएगी पीछे। तो 49 से हमारा 14,400 बार कट जाएगा। अब इनके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 जीरो लास्ट में किस में है, इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 3 जीरो हैं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी 2 जीरो हैं, इसमें भी 2 जीरो हैं। और इसके बाद हम यूनिट डिजिट का लॉजिक यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 चौक 16 हो जाएंगे। तो यूनिट डिजिट 6 सिर्फ यहीं पे आ रहा है, इसमें 7 है, इसमें 0 है, इसमें 9 है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीजीएल मेंस का आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 8:9:20 के अनुपात में है और ए और सी की आय के बीच का अंतर 18,000 रुपए है, तो बी की इनकम हमें बतानी है। तो कैंडिडेट हमारे पास यहाँ पे ए बी सी। तो इनकम जो हमें दे रखी है परसेंट में दे रखी है और जो सेविंग दे रखी है वो हमें रेशो में दे रखी है। तो पहले इनकम ऑफ ए निकालते हैं।
इक्वल अगर उसने इनकम का 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना 20%। तो जो हमें ये बचत 8 दे रखी है वो कितने परसेंट की वैल्यू है 20% की। तो 8/20% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 से इसे काटेंगे 5 बार कट जाएगा 8 पंजे 40। तो एक की इनकम आ गई हमारी 40 रेशियो। ऐसे ही इनकम ऑफ बी निकाल लेंगे इक्वल 85% उसने खर्च कर दिया तो सेविंग कितना रही है उसकी 15%। 15% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 9। तो 9/15% के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 3 बार कट जाएगा 3 से 5 बार कट जाएगा 5 से 100 20 बार कट जाएगा तो 20 दिया 60 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 60 रेशियो। ऐसे ही इनकम ऑफ सी निकाल लेंगे तो 75% उसने खर्च कर दिया तो सेविंग रही उसकी 25%। 25% की वैल्यू दे रखी है हमें 20। तो 20/25 गुना 100। 25 से 4 बार कट जाएगा 20 चौके 80। तो सी की वैल्यू आ गई 80। इसके बाद क्या कहा है ए और सी की आय के बीच का अंतर। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 और इस 40 की वैल्यू हमें दे रखी है 18,000 रुपये बटे 40। और पूछिए हमसे बी की इनकम। तो बी की इनकम यहाँ पे होगी 60 तो इंटू में बी हो जाएगी। तो 20 से 3 बार कट जाएगा 20 से 2 बार कट जाएगा 2 से 9 बार कट जाएगा तो 9 या 27 3 जीरो और आ जाएगी पीछे। यही हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो। तो भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने। तो हम जानेंगे इनकम टैक्स के बारे में। तो हमारी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो हमारा इनकम टैक्स होता है। जैसे आपकी सैलरी मान के चलो 50,000 रुपये है और आपका टैक्स करता है 5,000 रुपये तो आपको कट पिट के जो सैलरी मिलेगी 45,000 रुपये मिलेगी। तो ये जो आपको 45,000 जो इनहैंड जो सैलरी मिलेगी उसे हम कहते हैं नेट इनकम, शुद्ध आय। जो आपकी टोटल इनकम है वो 50,000 है और आपका टैक्स कितना काट लिया गया 5,000 रुपये। तो नेट इनकम हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी टोटल इनकम होती है उसमें से हम इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं। और अगर आपको नेट इनकम दे रखी हो और हमारा इनकम टैक्स दे रखा हो तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान के चलो सैलरी आपकी 50,000 रुपये ही है तो आपका टैक्स कट रहा है 6,000 रुपये। तो जो अब आपको सैलरी मिलेगी 50,000 में से 6,000 घटा देंगे तो 44,000 रुपये मिलेगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा इनकम टैक्स था यहाँ पे दोनों में 1,000 का गैप आ गया और आप देखें तो हमारी सैलरी में भी 1,000 का डिफरेंस आ गया। तो हमको एक चीज और जानने को मिली, टैक्स में अगर हमारा चेंज होता है तो नेट इनकम में भी चेंज हमें देखने को मिलेगा। अगर हमारे टैक्स में कुछ चेंज हुआ है, बढ़ा या घटा है हमारा टैक्स, तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी या घटेगी। अगर टैक्स बढ़ेगा तो इनकम घटेगी और अगर टैक्स घटेगा तो इनकम बढ़ेगी। अगर हमको इनकम टैक्स का रेट निकालना हो, उसकी दर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, टैक्स को ऊपर रखेंगे, नीचे हमारी टोटल इनकम होगी, इंटू में 100 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा टैक्स 5,000 रुपये है, टोटल इनकम हमारी 50,000 होगी, इंटू में 100 हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से 5 कट गया तो 10% हमारा रेट आ गया। तो इनकम टैक्स का जो रेट है हमारे यहाँ पे 10% है। तो इनकम टैक्स का रेट आपको निकालना है तो टैक्स को ऊपर रखेंगे, अपॉन में हमारा टोटल इनकम हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो भाई देखते हैं इनकम टैक्स के ऊपर क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, 30% आय चुकाने के बाद एक आदमी की शुद्ध आय 35,000 रुपये है, सकल या कुल आय ज्ञात कीजिए। तो 30% आय उसने चुका दी है, उसके बाद जो उसे इनकम मिली 35,000 मिली है। तो 35,000 जो आय मिली है वो 70% की मिली है और टोटल इनकम होती है हमारी 100%। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 35,000 बटे 70 गुना 100। जीरो से जीरो कट जाएगी, 7 से इसे काटेंगे तो 5,000 बार कट जाएगा, 1 जीरो ये होगी तो 50,000 हमारा आंसर आ गया। तो कुल आय इसकी होगी 50,000 रुपये। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे 30% उसने टैक्स भरा, उसके बाद उसे सैलरी मिली 35,000 रुपये। तो 30% तो हमने टैक्स में भर दिया तो हमें सैलरी कितनी मिली 70%। तो 70% की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 35,000 रुपये। तो 1% की वैल्यू 35,000 बटे 70 हो जाएगा और इनकम टोटल होती है हमारी 100, तो इंटू में 100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 50,000 हमारी इनकम आ जाएगी। तो भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा क्या है, जब आयकर 1 रुपये में 8 पैसे है, मतलब 1 रुपये पे आपको 8 पैसे टैक्स देना पड़ेगा। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो उसमें से 8 पैसे आपको टैक्स में देने पड़ेंगे। तो एक व्यक्ति की शुद्ध आय 3,09,580 रुपये है। यदि आयकर 12 पैसे तक बढ़ा दिया जाए तो उसकी शुद्ध आय क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1 रुपये पर आपको 8 पैसे टैक्स देना है। जब 8 पैसे टैक्स दे रहे थे तो हमारी इनकम इतनी थी। तो 8% जब हम टैक्स दे रहे थे तो हमारे 92% की वैल्यू जो दे रखी थी हमें 3,09,580
9580 रुपये। लेकिन जो अब कर है वो 12% बढ़ाने की बात हो रही है। तो 12% अगर कर दिया जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3,95,80 बटे में हमारा 92 हो जाएगा, गुना 12% का चाहिए तो 100 में से 12 घटाएंगे तो 88, तो इंटू में 88 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको बिल्कुल भी इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी। आप देखेंगे हमारा आंसर पॉइंट में नहीं है, बिल्कुल कट रहा है। हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा नंबर है कि इसमें 11 और 8 की मल्टीप्लाई आ रही है, तो हम क्वेश्चन में 11 और 8 का डिविजिबल रूल लगा लेंगे और सेकंड में हमारा आंसर आ 6 और 2 8 और 2 10, 9 और 1 10, ये 11 से भाग हो जाएगा। 3 और 5 8 और 6 14, 14 में से 4 जाएगा तो 10, ये हमारा 11 से भाग नहीं होगा। 2 और 7 9 और 2 11, 9 और 8 17, 17 में से 11 जाएगा 6, ये भी हमारा 11 से भाग नहीं होगा। 2 और 8 10 और 5 15, ये 9 और 9 18 हो जाएगा, तो 18 में से 15 जाएगा 3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे आप 8 का डिविजिबल रूल भी लगा सकते हैं। 8 का डिविजिबल रूल क्या है कि लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो जाने चाहिए। 8 एकम 8, 8 पंजे 40 से पूरा भाग हो जाएगा। 8 पंजे 40, ये भाग नहीं होगा, ये भी 8 से भाग नहीं होगा, ये भी 8 से भाग नहीं होगा। तो आपको ऐसे ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे कैलकुलेशन को आसान बनाने के। इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके आप सेकंडों में इसका आंसर लगा सकते हैं। 11 का डिविजिबल रूल क्या है कि एक अंक छोड़ के आपस में आप जोड़ लेंगे, 2 और 6 8 और 2 10, फिर जो दूसरे अल्टरनेट नंबर रहेंगे तो उनको जोड़ लेंगे, 9 और 1 10 और यहाँ पे 0, फिर इनका गैप देखेंगे, 10 में से 10 जाएगा तो 0। तो 11 का डिविजिबल रूल क्या है कि एक अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस या तो 0 या ऐसा कोई नंबर हो जो 11 से। तो भाई एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय 1% से कम हो गई है। आयकर की दर है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि आयकर में 19% की वृद्धि हो गई है, जो हमारा टैक्स है वो 19% बढ़ गया है। उसकी वजह से जो हमारी शुद्ध इनकम है, जो हमारी नेट इनकम है, वो 1% कम हो गई है। तो 19 ये हो गई, 1 ये हो गई, तो टोटल हमारी 20 हो गई। तो 20 में से अगर 19 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो आयकर की दर हमसे पूछिए, तो नेट इनकम हमारी यहाँ पे 1% हो गई, इक्वल टू टैक्स हमारा 19% हो गया। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी, तो जो चीज हमसे यहाँ पे पूछी गई है उसकी वैल्यू यहाँ दूसरे वाले नंबर के साथ है, और टैक्स की जो वैल्यू पूछी है वो उसकी वैल्यू हमारी दूसरे नंबर के साथ है। तो नेट इनकम हमारे पास यहाँ पे आ गया 19% और टैक्स आ गया हमारे पास 1%। बस आपको ये काम करना, फिर सेकंड में हमारा आंसर आएगा। आपको करना क्या है, जो नेट इनकम के साथ वैल्यू है वो टैक्स की हो जाएगी, और टैक्स के साथ जो वैल्यू है वो नेट इनकम की हो जाएगी। क्योंकि टैक्स यहाँ पे आएगा तो बटे में आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो नेट इनकम की वैल्यू 19 हो जाएगी और टैक्स की वैल्यू यहाँ पे जो नीचे 1 है वो हो जाएगी। और इनकम टैक्स का रेट हम कैसे निकालते हैं, हमने क्या सीखा था कि टैक्स बटे टोटल इनकम इंटू 100। तो टैक्स हमारे यहाँ पे 1 हो गया, बटे में टोटल इनकम हो गई हमारी 20 इंटू 100, तो 20 से 5 बार कट जाएगा, तो 5% हमारा इंटरेस्ट रेट आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ये आपको समझाने के लिए था, एग्जाम में आपको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे शुद्ध आय दे रखी है ये आपको ऊपर लेनी है बटे में, ये जो हमें यहाँ पे वृद्धि दे रखी है उसमें इस नंबर को जोड़ देना है। तो 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा बटे में, इंटू 100 कर देना है, तो 20 पंजे 100, तो 5% हमारा आंसर आ गया। दोबारा से समझ लेते हैं, जो हमारी शुद्ध आय दे रखी है इसको ऊपर रखेंगे, जो हमारी आयकर में वृद्धि दे रखी है इसमें इस नंबर को जोड़ लेंगे, तो 19 और 1 20 हो गया, वो 20 बटे में आ जाएगा, इंटू में हमारा 100 हो जाएगा, सेकंडों में हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई एक क्वेश्चन और इसी टाइप का क्वेश्चन क्या था, यदि आयकर में 21% की वृद्धि हुई है और शुद्ध आय में 4% कम हो गई है, तो आयकर की दर हमसे पूछिए। तो हमने क्या सीखा, तो जो हमारी शुद्ध आय उसको हम ऊपर रखेंगे बटे में, जो आयकर में वृद्धि हुई है उसमें इस आय को जोड़ देंगे, तो 21 और 4 25 हो जाएगा, ये हमारे बटे में आ जाएगा, इंटू 100। 25 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 4 चौक 16, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट के लिए ना तो सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो भाइयों इनकम टैक्स का एक और न्यू टाइप आपके सामने। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय लाख में कितने रुपए हैं। तो आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट समझना है कि इनकम टैक्स हम कैसे निकालते हैं। जो हमारी इनकम होती है और रेट ऑफ इनकम टैक्स जो हमारा होता है उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा इनकम टैक्स निकल आता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपकी सैलरी है 50,000 रुपये और आपको 8% का टैक्स देना पड़ता है। परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 5 8 40, 4,000 रुपये। तो एक महीने में आप 4,000 रुपये टैक्स देंगे। 12 महीने का अगर आपसे पूछें तो 12 चौक 48,000 रुपये। तो एक साल में आपने कितना इनकम टैक्स दिया, 48,000 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है पहले 12% देना पड़ रहा था, अब वो 10% देना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वह अब भी उतना ही कर देता है जितना कि पहले देता है। तो आप ये कहेंगे कि पहले 12% देता था अब 10% दे रहा है, तो कर बराबर कैसे दे रहा है।
तो वो इस वजह से दे रहा है क्योंकि उसकी आय में 1.2 लाख की वृद्धि हुई है। तो कर वह आज भी उतना ही दे रहा है जितना वो पहले देता था। तो हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा, सेम रहेगा। जो हमारा कर है, जो हमारा इनकम टैक्स है, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो कांस्टेंट के रूल में हमने पहले पढ़ा था एक्सपेंडिचर के रूल में कि हमारे नंबर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है तो एक्सपेंडिचर और सेविंग एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी रिवर्स हो जाएगा। तो जो हमारे इनकम टैक्स का रेट है उसका रेशो हम निकालेंगे तो ये कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। तो इनकम का रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स रेशो ले लेंगे। यहाँ पे हम 5/6 लेंगे, यहाँ पे 6/5 है तो इसका रिवर्स लेंगे हम, क्योंकि इनकम टैक्स हमारा कांस्टेंट है, सेम है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो इनकम हमारी 5 से 6 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि जो आय बढ़ी है वो 1.2 लाख रुपए बढ़ी है। तो 1 ना बढ़ के कितनी बढ़ी है? 1.2 लाख। अब पूछा क्या है कि उसकी बढ़ी हुई आय, तो बढ़ी हुई आय हमारी 6 है तो ये भी 1.2 लाख एक्स्ट्रा होगी। तो 1.2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.2 लाख रुपीज। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कभी भी आपको 2 रेट दे रखे हैं इनकम टैक्स के, और इनकम टैक्स आपका जो कर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो जो भी रेट है उसका आप रेशो ले लेंगे, जो रेशो होगा उसको रिवर्स करके इनकम में ले लेंगे, फिर हम देखेंगे कितना बढ़ा है घटा है, और जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो भाइयों ये क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 17.1% से 13.3% हो जाता है। अभी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी है ये पूछा है इस बार हमसे। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स हमारा कितना है? 17.1% और 13.3%। पहले 17.1% टैक्स देता था, 13.3% टैक्स देता है। इनकम टैक्स हमारा सेम है, कांस्टेंट है यहाँ पे भी। तो रेट का हम रेशो ले लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 19 से 9 बार कट जाएगा, 19 से 7 बार कट जाएगा। तो हमारा रेशो 9/7 आ गया यहाँ पे। तो जो हमारा इनकम का रेशो होता है वो इसका रिवर्स होता है, तो 7/9। तो इनकम कितनी बढ़ी यहाँ पे? 2 बढ़ी। लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 2 ना बढ़ के 2.6 लाख बढ़ी है, 2.6 लाख, इससे 1.3 गुना ज्यादा। अब हमसे पूछा क्या है? उसकी प्रारंभिक आय। प्रारंभिक आय उसकी 7 है, तो ये भी 7 ना होके 1.3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो 13 7 91 होते हैं, 9.1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों इसका दूसरा टाइप हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक व्यक्ति की आय में 4.5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, परंतु आय पर लगने वाला कर 26 से 20% हो जाता है। पहले क्वेश्चन से इसमें क्या चेंज है? पहले हमारा यहाँ पे जो कर था वो कांस्टेंट था, सेम था। अब उसको 12,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। तो पहले इसको बेसिक तरीके से समझते हैं। तो पहले जो हमारी इनकम थी उसे हम मान के चलते हैं एक्स, उस पर कितना परसेंट टैक्स दे रहा था? 26%। अब जो हमारी इनकम है उसमें कितनी इनकम बढ़ गई? उसकी 4.5 लाख। तो x प्लस 4.5 लाख, और इस पे कितना टैक्स दे रहा है वो? 20%। तो वो कह रहा है कि 12,000 रुपए अधिक टैक्स दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है लाख में है, तो इस 12,000 को भी लाख में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12,000 को लाख में कन्वर्ट करने के लिए लाख से भाग देंगे, 3 0 से 3 0 कट गई। अब 100 से 12 को भाग देंगे तो 0.12 लाख हो जाएगा। तो पहले की इनकम और अब की इनकम का जो डिफरेंस है वो हमारा 0.12 लाख है। बता देंगे तो अब इससे सॉल्व कर लेंगे। 0.12 लाख हो गया हमारा, इक्वल टू ये हो गया x इंटू 26% माइनस 20 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 20% प्लस, अब 20 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। इसकी मल्टीप्लाई 4.5 से करेंगे तो 5 से इसे काटेंगे तो 0.9 आ जाएगा। तो ये आ गया 0.9 लाख। तो x इंटू 26% में से x इंटू 20% हम माइनस करेंगे तो x इंटू 6% बचेगा, प्लस 0.9 लाख। इधर हमारा क्या है? 0.12 लाख इक्वल टू, अब x वाले पोर्शन को इधर ले आएंगे, x इंटू 6% इक्वल टू ये हमारा 0.90 लाख हो गया। ये 12 लाख इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.12 लाख। तो इधर हो गया x इंटू 6% इक्वल टू 0.90 लाख में से 0.12 लाख घटाएंगे तो 0.78 लाख हो जाएगा। परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ये 100 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 78 हो गया। यहाँ से हमारा 100 हट जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिएगी तो ये 6 हमारा यहाँ बटे में आ जाएगा, तो 6 से इसे भाग देंगे तो 13 लाख आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 13 लाख। अब आप कहेंगे कि हमारा आंसर तो 13 लाख, इसमें किसी का भी नहीं आ रहा। तो ये 13 लाख जो वैल्यू आई है x की आई है, लेकिन हमारी आय जो अब बढ़ गई है x में 4.5% बढ़ गई है, x में 4.5 लाख बढ़ गई है। तो 13 में अगर 4.5 लाख हम बढ़ा देंगे तो 17.5 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो। तो ये इसका बेसिक मेथड था, लेकिन एग्जाम में आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं करना। तो आपने इससे पहले क्या किया था? जो हमको रेट दे रखा था इनकम टैक्स का, उसका रेशो हम लेते थे 26 और 20।
क्यों ना हम इस क्वेश्चन को पहले की तरह सोल्व कर दें। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जो हमें 12,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, इनको हम दें ही ना, उसको पहले में से ही माइनस कर दें, तो हमारा पहले की तरह नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। तो 12,000 रुपये जो हमारा इनकम टैक्स बना है वो कितने रुपए पे बना होगा, पहले तो हमें ये जानना है। तो हमारी जो रेट है इनकम टैक्स की 20% है, 20% की वैल्यू हमें दे रखी है 12,000। अब इसको हम अगर पूरा 100% बनाए तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो ये 100% की जो वैल्यू हो गई हमारी 60,000 हो जाएगी। अब हमें पता चल गया 60,000 इमोशन क्या है जिसका 20% 12,000 बनता है। तो जो हमारा 60,000 है ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम 4.5 लाख में से पहले से माइनस कर देंगे तो हम पहले की तरह इस सवाल को कर देंगे। तो 60,000 को हम लाख में लिखेंगे तो 0.6 लाख हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो पहले इनकम जो हमारी थी 4.5 लाख हो गई, उसमें से 0.6 लाख हम घटा देंगे तो ये 3.9 लाख हो जाएगी। तो 4.5 लाख जो हमारी बढ़ी हुई इनकम थी तो उसमें से हम 0.6 लाख हम घटा देंगे तो पहले की तरह हमारा सवाल हो जाएगा। तो हम 3.9 लाख पे ही ये सवाल करेंगे। तो हमारा रेट 2620 हो गया, इसको काट लेंगे, 13 बार कट जाएगा 2 से, ये 10 बार कट जाएगा। तो रेशो आ गया हमारे पास इनकम टैक्स का। इनका ही रिवर्स रेशो होता है इनकम का, तो ये हो जाएगा 10:13। तो इनकम हमारी कितनी बढ़ गई, 3। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि 3 नहीं बढ़ी, 3.9 लाख बढ़ी है। कितने गुना ज़्यादा, 1.3 लाख गुना ज़्यादा। तो पहले हमारी इनकम कितनी थी, 10, तो 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 लाख हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या करना है, जो बढ़ा हुआ रेट हमें दिया है तो रेट ऑफ इनकम टैक्स है उसका 100% निकालेंगे और जो बढ़े हुए पैसे हैं उसको इनकम में से माइनस कर देंगे। फिर हम इन रेटों का रेशो ले लेंगे और रेशो को रिवर्स कर देंगे, इनकम का रेशो आ जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। तो 13 लाख में 4.5 लाख हमारा जुड़ जाएगा, तो बढ़ी हुई आय हमारी आ जाएगी। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है और सेम यही क्वेश्चन लीग पेपर में आया था यूपी कांस्टेबल के, और टीचिंग के बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 4,32,000 रुपए है। पी और क्यू अपने वेतन का क्रमशः 75% और 61% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत बराबर है तो पी का वेतन क्या होगा। तो क्वेश्चन में कहा जो उनकी बचत है वो बराबर है, तो पी ने कितना खर्च किया, 75%। 75 खर्च किया तो बचत की बात हो रही है, बचत कितनी की होगी, 25%। तो पी की बचत कितनी होगी, 25%। दोनों की बचत हमें बराबर दे रखी है। तो क्यू ने अगर 61% खर्च कर दिया तो उसकी सेविंग कितनी रही होगी, 39%। तो क्यू इक्वल टू इसकी बचत होगी 39%। अब इसके बाद आपको पी और क्यू की वैल्यू चाहिए। तो क्यू अगर इधर आएगा तो इसके बटे में आ जाएगा और ये 25% इधर जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से क्यू हट जाएगा, यहाँ से 25% हट जाएगा। तो पी की वैल्यू आ गई 39%, क्यू की वैल्यू आ गई 25%। अब हमसे पूछा क्या, पी का वेतन, पी की इनकम हमसे पूछी है। तो पी की इनकम हम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम हमारी 4,32,000 रुपये। तो 4,32,000 बटे में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के लिख देना है। तो 39 और 25 हो गए 64। इंटू में पी की वैल्यू रख देंगे। अगर क्यू की वैल्यू पूछी होती तो क्यू वैल्यू लिख देते। तो पी की वैल्यू कितनी है, 39%, तो 39 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 से करते हैं, 16 से 4 बार जाएगा, 16 दूनी 32, 11 बचा 2 उतारेंगे तो 112 हो जाएगा। 16 से 7 बार जाएगा, 16 सत्ते 112 और ये 3 जीरो आ जाएंगे। 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 1 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई को हम कैसे इजी बना सकते हैं, आपको पता है 39 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, 40 से कर लेते हैं, एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो इसी नंबर की 4 से हमने डिवाइड की थी तो 27,000 आया था। अब 40 से कर देंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 27,000 की जगह 2,70,000 रुपये। इसकी अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,000 आएगा, लेकिन हमको करनी है 40 से, तो हमने 1 जीरो बढ़ा दी। इसके बाद क्या करना है, जितना नंबर हमने बढ़ाया है उतनी बार इस नंबर को इसमें से माइनस कर देंगे। तो 6,750 को इसमें से माइनस कर देंगे। 0 5 9 में 7 गए तो 2, 9 में 6 गए तो 3, 6 2। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, आपको खर्च दिया होता है, सेविंग आपको बराबर मिलती है। इस केस में आपको करना क्या है कि आपको इनकी सेविंग निकालनी होती है। तो 75% इसने खर्च किया तो इसकी सेविंग होगी 25%, 61% खर्च किया इसकी होगी 39%। उसके बाद हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए। जो इसके साथ नंबर है वो नीचे चला जाएगा और इस नंबर के साथ जो भी चीज़ है वो हमारे यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद टोटल इनकम को ऊपर रखेंगे, फिर टोटल हमारा जोड़, जो दोनों का जोड़ होगा टोटल उसे रखेंगे। फिर जो हमसे पूछा जा रहा है पी या क्यू उसकी वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनकम के जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर लिए। तो अब कोई भी एग्जाम हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए इनकम का, आप निकाल देंगे सेकंड में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।